दोस्तों सभी को नमस्कार। आप एरोनोवा कंपनी के एक और पॉडकास्ट में हैं और आज हमारे साथ मेहमान के रूप में हैं दिमित्री वोल्कोव, जो एक इंजीनियर, कंस्ट्रक्टर और डेवलपर हैं। क्या मैंने सब कुछ सही कहा? हाँ, नमस्कार। और आज हम उनसे करीब से मिलेंगे, जानेंगे कि वे क्या करते हैं, उनके अनुभव के बारे में जानेंगे, उन्हें कंपनी में क्या पसंद है, वे यहाँ कैसे आए और विस्तार से जानेंगे कि वे यहाँ क्या काम करते हैं। दिम, तो बताओ, कुल मिलाकर तुम एरोनोवा कंपनी में कैसे आए? क्या तुम यहाँ काफ़ी समय से काम कर रहे हो? मैं यहाँ लगभग 6 महीने से काम कर रहा हूँ। यहाँ कैसे आया पता नहीं। मैं ये नहीं कह सकता कि यह कोई संयोग था। क्या ये किसी वैकेंसी के ज़रिए था या किसी की सिफारिश से? नहीं, सिफारिश से ही ऐसा कह सकते हैं। यानी मुझे पता चला कि ऐसा एक प्रोजेक्ट है, मैंने इसके बारे में जाना, दिलचस्पी ली और फिर यहाँ संपर्क किया। क्या आपने पहले कभी एयरशिप्स, डिरिजेबल्स के साथ काम किया या जुड़ाव रहा है? मैंने इसमें ज़्यादातर रुचि ली थी, हाँ, खासकर जब मैं विश्वविद्यालय में था, क्योंकि मुझे तब भी और अब भी लगता है कि डिरिजेबल निर्माण एक काफ़ी संभावनाओं वाला क्षेत्र है। क्या आप अपना थोड़ा अनुभव या पिछला सफ़र साझा कर सकते हैं? आप कहाँ से आए हैं, कहाँ पढ़ाई की, आपका कार्य अनुभव कैसा रहा है? हाँ, बिल्कुल। मैंने मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट में छठे रॉकेट निर्माण संकाय में पढ़ाई की है। क्या वजह थी जिसने तुम्हें इस स्पेशलिटी में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया? क्या तुम कभी आसमान या अंतरिक्ष के सपने देखते थे? हाँ, सच कहूँ तो मैं अंतरिक्ष के सपने देखता था। लड़के देखा करते हैं। खैर, सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भी कुछ मतलब सीधे-सीधे अंतरिक्षीय तो नहीं, लेकिन कुछ तकनीकें हैं, जैसे कि स्ट्रेटोस्टैट्स के विभिन्न प्रोजेक्ट्स जो दूसरी ग्रहों पर जाने के लिए बनाए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के बाद तुम्हारी ज़िंदगी आगे कैसे बनी? दरअसल मैं यूनिवर्सिटी में ही अपनी स्पेशलिटी से जुड़ा काम शुरू करना चाहता था और किसी तरह मुझे एक कंपनी में काम करने का मौका मिल गया। वहाँ मैं कंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करता था। सच कहूँ तो बाद में वे मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। दिमा, बताओ, वे कंपनी कौन सी थी? वहाँ तुम्हारी क्या जिम्मेदारियाँ थीं और तुम किस पर काम कर रहे थे? ये कंपनी रॉकेट निर्माण से जुड़ी थी। मैं कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन और उसके रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार था। मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता था। और डॉक्यूमेंटेशन भी? हाँ, डॉक्यूमेंटेशन का रखरखाव, केडी वगैरह। तुम्हें सिफारिश के जरिए एरोनोवा, एक ऐसी कंपनी जो डिरिजेबल्स द नोवेल जेनरेशन परियोजना पर काम कर रही है, से प्रस्ताव मिला। इस विचार में तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या आकर्षित किया? खुद एयरशिप्स या शायद नया अनुभव? और अनुभव भी ज़ाहिर है, क्योंकि बाद में बच्चों और पोते पोतियों से ये कहकर शेखी बघाड़ सकता हूँ कि मैंने अपने समय में एयरशिप्स पर काम किया है और शायद आगे भी करता रहूँ। कौन जानता है आगे मेरा और कंपनी का रास्ता कैसे बनेगा। कुल मिलाकर यह विषय बहुत ही दिलचस्प है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मुझे इसमें रुचि कॉलेज के समय से ही थी। उस समय कुछ वीडियो क्लिप्स निकलती थीं, यानी यूट्यूब पर भी एयरशिप्स के बारे में कुछ आया था। मैंने खोजबीन की, पता चला कि कहीं अमेरिका में कुछ विकसित किया जा रहा था और भी कहीं, तो बस थोड़ी बहुत ही दिलचस्पी ली थी। फिर समय नहीं मिला, जाहिर है, आखिरकार कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, साथ में काम भी करता था, तो लेकिन ये विषय तुम्हें छोड़ नहीं रहा था, यूं कह लें। हाँ, कहीं ना कहीं वह विषय मेरे आसपास ही था। हाँ, कहीं ना कहीं घूम रहा था। और फिर मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला। यूट्यूब पर वीडियो देखे, वेबसाइट्स देखीं और भी कुछ देखा और मैं सच में बहुत उत्साहित हो गया। और बस फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता था, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तय कर लिया कि मुझे यहीं आना है, इसमें भाग लेना है। हाँ, ऐसे प्रोजेक्ट में भाग लेना, ये सच है। और फिर आगे क्या हुआ? क्या तुमने खुद कंपनी से संपर्क किया या यहाँ किसी सहकर्मी ने? तो यूं कहें कि हमें आपस में जोड़ा गया, लेकिन मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और वह शायद एक सामान्य इंटरव्यू था। हाँ, कुछ खास नहीं था। हमने बातचीत की, ऐसा लगा कि हम एक दूसरे को पसंद आए और जैसे कि मैं यहाँ हूँ, बहुत बढ़िया। हाँ, डिरिजेबल पर काम शुरू करने से पहले तुम्हारे पास एक स्थिर नौकरी थी, एक अनुमानित भविष्य था। यहाँ एक नया प्रोजेक्ट, स्टार्टअप, युवा टीम, जिसका भविष्य अभी भी काफ़ी अनिश्चित है। ऐसे सीधे तौर पर कोई संदेह नहीं था। मैं वैसे भी अपना कार्यक्षेत्र बदलना चाहता था, क्योंकि यूं कहें तो मैंने वहाँ से सब कुछ ले लिया था जो ले सकता था और आगे जैसे कि अब खास कुछ आगे बढ़ने के लिए तैयार था। हाँ, लेकिन आगे बढ़ना चाहता था और वहाँ आगे बढ़ने के लिए ख़ास जगह नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद तुम समझते थे कि ये एक स्टार्टअप है, कि ये एक युवा टीम है, और मुझे लगता है उस समय टीम को भी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। ये सब मायने नहीं रखता, ये सब बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। सबसे महत्वपूर्ण है मुख्य विचार। विचार? हाँ, मुख्य विचार।
ये बहुत शानदार है। मुख्य बात सिर्फ विचार नहीं है। मैं तो सच में हैरान रह गया जब मुझे पता चला कि कंपनी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और आपके यहाँ पहले से ही डिवाइस उड़ रहा है। मतलब हमारे यहाँ भी, हाँ, पूरी तरह से कुछ परीक्षण हो रहे हैं, ढेर सारे वीडियो क्लिप्स और भी बहुत कुछ। सच में मैं तो बहुत उत्साहित हो गया, सच कहूँ तो। मैं भी सच कहूँ तो जब पीछे मुड़कर देखता हूँ, कंपनी को 1 साल हुआ है, दूसरा डिवाइस भी अब लगभग तैयार हो रहा है। ये वाकई बहुत शानदार है। तो जब आपको पता चला कि आपको एयरशिप्स डिरिजेबल्स पर काम करना है, तो आपका पहला प्रभाव क्या था? सच में हाँ, असल में ये बहुत शानदार है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं। मेरे हिसाब से ये एक अनूठा अनुभव है। क्या आपने बहुत सोचा? नहीं नहीं। थोड़ा विस्तार से बताइए, आप कंपनी में क्या करते हैं, किस पर काम कर रहे हैं, आपकी असल में क्या पोस्ट है? बिल्कुल। मैं सामान्य डिज़ाइन विभाग में एक इंजीनियर कंस्ट्रक्टर हूँ और नोवा 2 डिवाइस के इलेक्ट्रॉनिक मॉडल का प्रबंधन करता हूँ। आगे चलकर मुझे उम्मीद है कि मैं नोवा 8 पर भी काम करूँगा। क्या ये कोई इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है? हाँ, ये एक समग्र इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है। यानी अन्य डिज़ाइनर जो कुछ भी विकसित करते हैं वे मुझे भेजते हैं और मैं उन सबको एक साझा मॉडल में जोड़ता हूँ। यानी हमारे पास नोवा 2 डिवाइस का एक समग्र इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है, जैसा कि वह अभी विकसित किया गया है। यानी कोई गोंडोला पर काम कर रहा है, कोई बाहरी आवरण पर, उदाहरण के लिए। और ये सभी मॉडल समय समय पर मुझे भेज दिए जाते हैं, कुछ समय के अंतराल पर। मैं इन सबको अपडेट करता हूँ, सबको खबर भेजता हूँ कि अपडेट प्राप्त हुआ है? हाँ हाँ। अपडेट? हाँ, ताकि सबका ध्यान जाए, ताकि सबको पता चले कि वहाँ कुछ बदला है, कुछ अपडेट हुआ है। क्योंकि सब मिलकर काम कर रहे हैं, है ना, और सबके बहुत सारे पड़ोसी हैं, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। देखिए, किसी ने कुछ किया, दूसरों को उदाहरण के लिए उसे जोड़ना होता है। हाँ, कहीं ना कहीं उसे जोड़ा जाता है, कुछ जोड़ने के लिए हिस्से बनाने होते हैं और भी कुछ करना होता है। तो ने ये सब इसलिए है ताकि सब आपस में तालमेल बिठा सकें। कुल मिलाकर इसी के लिए मेरी ज़रूरत है, ताकि सभी लोग एक दूसरे के साथ सामान्य रूप से संपर्क कर सकें एक साझा मॉडल के माध्यम से। और कुल मिलाकर ताकि यह दिख सके कि वह असल में कैसा दिखता है, क्या अभी पूरा करना बाकी है, किस हिस्से पर कम काम हुआ है, किस पर ज़्यादा और किस पर ध्यान देना चाहिए। और कभी कभी मैं कुछ मजबूती संबंधी गणनाओं के लिए भी मॉडल बनाता हूँ। ये भी सामान्य होते हैं, जैसे वायु प्रवाह परीक्षण, सिमुलेशन वगैरह के लिए। वहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही विस्तृत मॉडल है। यानी वहाँ तकरीबन हर छोटे छोटे हिस्से, डिटेल्स, बोल्ट, नट, स्क्रू तक शामिल हैं। अभी वहाँ ये सब लगभग नहीं है, लेकिन अंत में ये सब आ जाएंगे। और उनके बिना भी वहाँ काफ़ी डिटेल्स हैं। हाँ, लेकिन बात ये है कि ये सब अलग अलग मॉडल्स के लिए उतना अच्छा नहीं है। अगर उदाहरण के लिए आपको इसका वायु प्रवाह परीक्षण करना है, प्रतिरोध बल देखना है या मजबूती की गणना करनी है, तो ये सब चीज़ें काम को बहुत जटिल बना देंगी। क्योंकि स्ट्रक्चरल इंजीनियर को हर एक छोटी छोटी डिटेल को अलग अलग ड्रॉ करना, लिखना और जोड़ना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इससे बचने के लिए ख़ास तौर पर बनाए गए, इसे कैसे कहें, ऐसा नहीं है कि ये कोई एल्गोरिदम है, लेकिन कुल मिलाकर इसमें कुछ तरह की प्रक्रिया है, जैसे कि हाँ, एक मैकेनिज्म है जिससे इन सबको अलग अलग गिन सकें और फिर भी पूरी तस्वीर सामने आ जाए। यानी शुरुआत में वायु प्रवाह परीक्षण के दौरान उन्हें न रखें, लेकिन बाद में जोड़ दें। नहीं, प्रोडुवक का परीक्षण में यह नहीं देखा जाता, लेकिन मजबूती की गणनाओं में देखा जाता है। मुख्य रूप से मुख्य हिस्सों को ही देखा जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मॉडल को सरल बनाना होता है। मैं भी इसमें मदद करता हूँ, क्योंकि ये शायद मेरे काम का हिस्सा भी है। हाँ, दिमा, तुमने कुल मिलाकर काफ़ी हद तक, कह सकते हैं, अपने कार्यक्षेत्र को बदल दिया है। क्या तुम्हें कुछ नया सीखना पड़ा या कुल मिलाकर नहीं? बिल्कुल। मुझे लगता है हर कंपनी में काम करने का तरीका किसी न किसी तरह से अलग ही होता है, भले ही वे एक जैसी हों। मान लो 2 विमान निर्माण कंपनियां, मुझे पूरा यकीन है कि उनके यहाँ भी सब कुछ बिल्कुल अलग ही होगा। हाँ, कुछ बारीकियां तो होती ही हैं, उनके पास कुछ बुनियादी बातें तो समान होती हैं, लेकिन यहाँ भी जाहिर है बहुत कुछ नया सीखना पड़ा। हाँ, और अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ आगे करना है, बहुत कुछ दिलचस्प है। मुझे नहीं पता ये सच में, और डिरिजेबल निर्माण भी, ये एक विशाल विषय है जिसे आप दशकों तक भी पढ़ सकते हैं और फिर भी सब कुछ नहीं जान पाएंगे। तो हाँ। हाँ, बिल्कुल सही। कुल मिलाकर तुम्हें अपना काम पसंद है? काम तो बेशक पसंद है। डूबे हो? बहुत ज़्यादा डूबा हुआ हूँ, हाँ।
मैं हर गतिविधि में पूरी तरह से शामिल होने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि अभी काम का बोझ बहुत ज़्यादा है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे हम सब मिलकर कर रहे हैं। असल में मैंने तुम्हारी सक्रियता काफ़ी पहले से देखी है। तुम हमेशा कहीं ना कहीं एयरड्रोम पर जाते हो, हमेशा कहीं ना कहीं भाग लेने के लिए तैयार रहते हो, सिर्फ कंप्यूटर पर ही नहीं। क्योंकि यह वास्तव में बहुत बड़ा अनुभव है। अगर आप बस ऑफिस में बैठकर कुछ बनाने की कोशिश करते हैं बिना यह समझे कि वह असल में कैसे काम करता है और दिखता है, तो मुझे लगता है कि वह उतना अच्छा नहीं होगा। फिर भी कहीं बाहर जाना, कुछ देखना, कुछ सीखना, यह हमेशा फ़ायदेमंद होता है। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया है, जैसे नोवा 01, नोवा 2? मैंने नोवा 01 पर काम नहीं किया, यानी मैं तब आया जब वह पहले ही उड़ चुकी थी। हाँ, मैं वहाँ गया, देखा और यह निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ। हाँ, ये बेहद दिलचस्प है, ये बहुत शानदार है, उड़ता हुआ डिरिजिबल। सच में ये हैरान कर देने वाला है, हैरान कर देने वाला। हाँ, यानी वो पहले ही उड़ चुका था और हाँ, वह पहले ही उड़ चुका था। यानी अब मैं नोवा 2 पर काम कर रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक मॉडल तैयार कर रहा हूँ, साथ ही गोंडोला के माउंटिंग नोड्स के लिए भी जिम्मेदार हूँ। तो क्या ये भी मॉडलिंग है? ये 3D मॉडलिंग है? डिज़ाइनिंग। जल्द ही नोवा 2 तैयार हो जाएगा। तुम अभी गोंडोला के लिए सभी ज़रूरी नोट्स पूरा कर रहे हो। हम सब कुछ पूरा कर लेंगे। वहाँ एक बड़ी टीम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, सब लोग सक्रिय रूप से काम में लगे हुए हैं। अभी किस स्टेज पर है? ये अभी डिज़ाइनिंग के चरण में है। मतलब अभी शायद कुछ प्रयोग भी हो रहे हैं, जैसे कि कैसे कहें, मजबूती के हिसाब से गणनाएं। वहाँ मुझे नहीं पता, शायद अभी दस्तावेज़ तैयार किए जा रहे हैं ताकि कुछ बनाना शुरू किया जा सके। मुझे पता है, कुछ पुर्जे शायद पहले ही। कुछ चीज़ें तो पहले ही बन चुकी हैं। हाँ, तो मतलब अभी मुझे नहीं पता, कोई अंतिम विकास चरण चल रहा है और जल्द ही गोंडोला, खुद एयरशिप, उसकी बाहरी परत वगैरह का सक्रिय निर्माण शुरू हो जाएगा। असल में मुझे गोंडोला के बारे में कुछ गलत फहमी थी कि वह असल में है क्या। मुझे लगा था कि ये कोई केबिन जैसी चीज़ है, जैसे नाव में या किसी और चीज़ में होती है। लेकिन जब मैंने तुम्हारी उस मॉडल को देखा, उसमें कितने सारे बारीक पहलू और छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। वहाँ वाकई में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सच में एक गंभीर काम है। ये वाकई बहुत गंभीर काम है, और भी इसलिए क्योंकि हम इसमें लोगों को ले जाना चाहते हैं। तो ये किसी साधारण ड्रोन की तुलना में 2 गुना गंभीर काम है, मान लीजिए। कुल मिलाकर ये सब, शायद ये जटिल लगता है, लेकिन अनुभव के साथ ये सब करना आसान हो जाता है। मुझे लगता है हम उस मुकाम तक पहुँचेंगे कि वहाँ जाकर जैसे। बिल्कुल, ऐसा तो हम चाहेंगे ही। मुझे लगता है ये आदर्श स्थिति होगी अगर हमारे पास सिर्फ एक जन उत्पाद बनाने का ही नहीं, बल्कि किसी तरह से आगे बढ़ने का भी कोई अच्छा मौका हो। मान लीजिए हमारे पास नोवा 2 है और हमने उसमें कुछ बदल दिया, मॉडल्स में, डिज़ाइनों में या कहीं और फिर अचानक हमने उसी के आधार पर मान लीजिए एक बड़ा यंत्र बना दिया। मुझे लगता है हमने भी यही रास्ता अपनाया है, छोटे से बड़े की ओर बढ़ना, और जो अनुभव हमें यहाँ और अभी मिल रहा है उसी को आगे बढ़ाकर उसका विस्तार करना। अपना दृष्टिकोण साझा करो। तुम्हारे हिसाब से आखिरकार डिरिजेबल्स की सबसे ज़्यादा मांग कहाँ होगी? वे सबसे पहले कहाँ ज़रूरी हैं और तुम उन्हें कहाँ देखना चाहोगे? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल हर जगह। हमारे पास अभी पहले से ही 01 एयरोलेट और नोवा 2 हैं। देखो, छोटे उपकरण शायद विज्ञापन के लिए होंगे, या फिर कुछ छोटी मोटी माल ढुलाई, जैसे शहर के अंदर कुछ चीज़ों की डिलीवरी या कहीं और। मुझे लगता है माल ढुलाई ही सबसे मुख्य काम है, और हाँ, लोगों की ढुलाई भी। ये तो हम नोवा 2 के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, नोवा 2 या बड़े फॉर्मेट्स। शायद कभी हम हवाई जहाज़ों को भी कहीं कहीं पर बदल दें, क्योंकि आखिरकार डिरिजेबल मतलब उड़ान भरी, उड़कर गया और उतर गया। इसके लिए कोई ख़ास रनवे की ज़रूरत नहीं होती, बस कुछ विशेष परिस्थितियाँ चाहिए। हाँ, बस एक टीम चाहिए होगी जो उसे रिसीव करे, लेकिन यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। कम से कम वे वहाँ आ सकते हैं जहाँ अभी कुछ भी नहीं है, न हवाई जहाज़, न रेलवे ट्रैक, न नावें, न ही कोई समुद्री मार्ग। डिरिजेबल कम से कम इस खालीपन को तो भर सकते हैं। बिल्कुल। रूस में ऐसे बहुत से स्थान हैं। मुझे लगता है कि इनके लिए बेशक कुछ बुनियादी ढांचे की ज़रूरत होगी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो बहुत जटिल है। काफ़ी सरल है। हाँ हाँ। दिमा, तुम एरोनोवा कंपनी को 5 से 10 साल बाद तुम्हारे हिसाब से कैसे देखते हो? मैं कंपनी को कैसे देखता हूँ? हाँ, हम कहाँ पहुँच सकते हैं?
या तुम कहाँ चाहोगे कि हम पहुँचें? खैर बिल्कुल, 5 से 10 साल ये काफ़ी लंबा समय है ना? 5 से 10 साल ये भविष्यवाणी के लिए लंबा समय है, लेकिन मुझे नहीं पता अगर हम उसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे जैसे अभी बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता, शायद सच कहूँ तो अंतरिक्ष में होंगे। स्ट्रेटोस्फीयर में तो होंगे ही। हाँ, कम से कम स्ट्रेटोस्फीयर में तो होंगे ही। वैसे निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि हमारी वृद्धि कभी ना रुके और हम कुछ बड़े बाज़ारों में शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचें। बिल्कुल, मैं तो यही चाहूँगा। मुझे लगता है इससे कुछ नई चुनौतियाँ सामने आएंगी। शायद कुछ चीज़ों को फिर से विकसित करना पड़ेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा। ये हमेशा दिलचस्प होता है, ये हमेशा बहुत शानदार होता है। पहले 6 महीनों में तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? तुम्हें क्या महसूस हुआ और टीम ने तुम्हें कैसे अपनाया? मुझे बहुत अच्छे से अपनाया गया, टीम शानदार है। परसों दिवस दुष्णोता या कुछ ऐसा था, मुझे बधाई दी गई। एरोनोवा में पूरे ऑफिस ने, मैंने भी सबको बधाई दी। मुझे लगता है कि यहाँ हम एक दूसरे के बराबर हैं। काम में दुष्णोता कैसे मदद करती है? काम में दुष्णोता मदद करती है। क्या ये मदद करती है? मदद करती है, बिल्कुल मदद करती है, क्योंकि इसके बिना मुझे लगता है न तो सच्चाई मिल सकती है, न ही किसी असली बात तक पहुंचा जा सकता है। यानी अगर मैं किसी चीज़ को लेकर गंभीर नहीं रहूं, उसमें रुचि ना लूं, कोशिश ना करूं, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सोच थोपना चाहता हूं, बल्कि मुझे लगता है मैं कुछ बातें सामने रखता हूं, जैसे कि कुछ तर्क वितर्क पेश करता हूं, और अगर कोई मुझे समझा देता है तो मैं भी अपनी राय बदल लेता हूं। यानी इससे कुछ आलोचनात्मक दृष्टिकोण। हाँ, यह एक तरह से सच तक पहुंचने का अवसर देता है। हाँ, जैसे कि किसी बहस के माध्यम से, यूं कह लें। तो क्या हमारी कंपनी में और भी कोई ऐसे लोग हैं? क्या हमारे यहाँ और भी गंभीर किस्म के लोग हैं? बिल्कुल हैं। वैसे ये गंभीर लोग आपस में कैसे रहते हैं? क्या वे दोस्ती करते हैं या टकराव होता है? अगर वे किसी सहमति पर पहुंच जाते हैं तो आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाता है। और अगर वे बस एक दूसरे पर अपनी राय थोपने की कोशिश करते हैं तो ये अच्छा नहीं है। तब जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत बहुत मुश्किल। मुझे नहीं पता दूसरों को कैसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ठीक से घुल मिल गया हूँ और हम एक बड़े काम पर काम कर रहे हैं और इससे पूरा करना बहुत चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि और भी बड़ी किसी ऊंचाई की ओर। सच बताओ, क्या तुमने पहले ही कल्पना की है कि कहाँ पर एयरशिप से उड़ान भरी जा सकती है? अभी तक मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, पूछताछ करनी पड़ेगी। अभी समय भी खास नहीं है कि इसे जान सकूं, क्योंकि काम का शेड्यूल बहुत टाइट है, बहुत कुछ करना है। लेकिन कुल मिलाकर क्या तुम्हें दिलचस्पी होगी स्ट्रेटोस्फीयर में जाने की? नहीं, मुझे व्यक्तिगत रूप से सच कहूं तो मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। एयरशिप पर मैं शायद हमारे वाले पर ही सवारी करूं। आखिरकार मैंने खुद ही इसे बनाया है। यानी तुम्हें इसकी विश्वसनीयता पर भरोसा है? हाँ, लेकिन डर फिर भी रहेगा, क्योंकि हाँ, मुझे लगता है ये फिर भी विमान जैसा नहीं है। आखिरकार विमान दौड़ता है, वहाँ हिलना शुरू हो जाता है, उड़ान भरता है, ये सब। और एयरशिप वो बस उड़ जाता है। मुझे लगता है शायद महसूस भी ना हो। हालांकि मैं नहीं जानता, मैंने कभी उड़ान नहीं भरी है। खैर, मुझे लगता है ये सब हमें अभी अनुभव करना बाकी है। हाँ बिल्कुल। उम्मीद है ज़रूर घूमेंगे। सबसे आगे की पंक्तियों में। हाँ, कहाँ उड़ेंगे? कहाँ उड़ेंगे? एयरशिप पर। वैसे तुम्हें यात्रा करना पसंद है? एयरशिप से कहाँ जाना चाहोगे? मैंने बहुत समय से यात्रा नहीं की है, जैसे समय ही नहीं मिला। काम? मुझे नहीं पता, और ऐसे में खैर मुझे पहाड़ों को लेकर पूरी तरह से यकीन नहीं है। आखिरकार हमारी ऊंचाई की भी एक निश्चित सीमा है। कम से कम अगर गोंडोला पूरी तरह से हर्मेटिक या पूरी तरह से सील नहीं होगी तो हाँ, ये सच है। और वैसे पता नहीं, शायद कोई बाइकाल। वैसे मैं बहुत समय से बाइकाल जाना चाहता हूँ, लेकिन अब तक हो नहीं पाया है। सोचो उसे पक्षी की उड़ान की ऊंचाई से देखना कैसा होगा। और वो भी सर्दियों में। सर्दियों में वो बर्फ़ की विशाल चट्टान, बड़ी विशाल, बहुत बड़ी, एकदम शुद्ध पानी। तुम उस पर इतने आराम से। लेकिन मुझे नहीं पता वहाँ उसके ऊपर उड़ना मुमकिन है या नहीं। सुनो, वहाँ तो लोग जीप से दौड़ते हैं। सच में? सीधा बाइकाल पर? हाँ, बर्फ पर। समझ गया। वहाँ टेंट भी लगाते हैं। कमाल है। तो फिर क्यों नहीं? आखिरकार किसी तरह बाहर निकलना ही होगा, एयरशिप से। सबसे अच्छा तो एयरशिप से ही होगा। बहुत शानदार होता। वैसे मैं भी अभी तक बाइकाल नहीं गया हूँ, लेकिन बहुत जाना चाहता हूँ। तो शायद किसी और समुद्र के ऊपर भी, पता नहीं, वो भी मज़ेदार होगा। जैसे अपनी खुद की यॉट पर? बिल्कुल वैसे ही, जैसे किसी समुद्र को पार करना, पानी पर उतरना, या समुद्र के ऊपर से उड़ना। पिछली सदी में लोग रिकॉर्ड बनाते थे, कोशिश करते थे कि हवाई जहाज़ या किसी और चीज़ से समुद्र पार करें, है ना? अब ये कोई समस्या नहीं है। देखो, पैसेंजर फ़्लाइट्स हर दिन उड़ती हैं। बैठो, आराम से उड़ जाओ। डिरिजेबल पर शायद लोग उड़ चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है वो भी एक मज़ेदार अनुभव होगा। हाँ, वही हिंडनबर्ग। वो तो पूरे के पूरे टूरिस्ट लाइनर थे। वो
वो तो सच में बहुत विशाल था। हाँ, सोचो जैसे कोई क्रूज लाइनर या जहाज, फर्क बस इतना कि ये आसमान में है। ये वाकई कमाल है। वो आधी दुनिया उड़ सकता था मेरी समझ में, और उसने सच में आधी दुनिया पार भी की थी। हाँ, 100 साल पहले। हाँ, ये तो वाकई शानदार है। हमें भी कुछ ऐसा ही बनाना चाहिए। आजकल तो हमें कोई सुपर मॉडर्न गाड़ी बनानी चाहिए। गाड़ी? हाँ हाँ, बिल्कुल। हम तो सबसे पहले इसी की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हम उड़ेंगे शायद। आखिर इसे किसी तरह आजमाना तो पड़ेगा, है ना? और भला किसे, अगर हमें यानी डेवलपर्स को ही उसमें बैठाना चाहिए। हमें तो आगे की मॉडल्स भी बनानी है, तो चलो डेवलपर्स को थोड़ा बचा कर रखते हैं। समझ गया। बताओ, तुम तो यकीनन अपने दोस्तों और करीबियों को बताते होगे कि तुम अभी एयरशिप्स पर काम कर रहे हो। उनका पहला रिएक्शन क्या होता है? हैरानी, हैरानी। और फिर जब मैं आगे बताता हूँ तो वे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगते हैं। मतलब प्रेरित हो जाते हैं? हाँ हाँ हाँ। देखो, दोस्त सीधे मतलब ऐसा नहीं कि शुरू में समझ नहीं पाते, लेकिन वे बस दिलचस्पी लेते हैं। हाँ, सवाल पूछने लगते हैं। कुछ तो सवालों की बौछार कर देते हैं। मैं सबका जवाब देता हूँ और फिर बस हमारे बीच इसी पर बातचीत शुरू हो जाती है। सबसे ज़्यादा कौन से सवाल या आपत्तियाँ और शंकाएं सामने आती हैं? तो सबसे आम सवाल यही होता है, अभी इनकी ज़रूरत क्यों है, इन्हें कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? और जवाब ये है, असल में शायद हर जगह जहाँ कुछ सामान, कोई माल ढोना हो, ऐसे स्थानों पर जहाँ कार, ट्रेन या हवाई जहाज़ नहीं पहुँच सकते। और तुम्हारे पास इससे पहले कि तुम एरोनोवा में काम करने लगे ज़रूर कोई धारणा रही होगी कि डिरिजेबल क्या होता है। मेरी डिरिजेबल के बारे में मेरी धारणा वास्तव में बिल्कुल गलत थी, पूरी तरह से गलत थी। और बताओ, जब तुमने यहाँ काम शुरू किया तो क्या तुम्हारी सोच किसी तरह बदली? सच कहूँ तो मुझे लगा था कि गैस के साथ सब कुछ थोड़ा अलग होता है। यानी मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि डिरिजेबल कैसे काम करता है। मुझे लगा था कि वहाँ नहीं, असल में वहाँ और भी बहुत कुछ है। हाँ, नहीं मतलब कुल मिलाकर डिरिजेबल कैसे काम करता है ये मुझे पता था। मतलब वह द्रव्यमान को कैसे उठाता है। हाँ, ये सब इतना मुश्किल नहीं है। ये सब गणना की जा सकती है, ये सब समझा जा सकता है। ये तो भौतिकी है। लेकिन फिर भी ऐसे उपकरणों के साथ काम शुरू करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि आम तौर पर हम जिन उपकरणों के साथ काम करते हैं वे मतलब हवाई जहाज़ पंखों पर उत्पन्न होने वाली लिफ्टिंग फोर्स की वजह से उड़ते हैं, यानी वे गति पकड़ते हैं। हाँ, यह एरोडायनामिक्स है। और वहाँ बस मतलब द्रव्यमान का केंद्र महत्वपूर्ण होता है, उसके सापेक्ष आपको टेल असेंबली वगैरह को रखना होता है। हाँ सामान्य उपकरण। हाँ हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक और चीज़ जुड़ जाती है, वॉल्यूम का केंद्र। और कुल मिलाकर जब मुझे नोवा 01 के साथ ले जाना शुरू किया गया, कुछ करना, दिखाना, तो ये बहुत मुश्किल था। बस हाथों से कुछ काम करना पड़ता था। मेरे लिए ये समझना बहुत मुश्किल था कि ये उपकरण लगभग कुछ भी नहीं वज़न करता और यह पूरी तरह से अलग तरीके से बना है। ये बात दिमाग में बैठती ही नहीं है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हमारे आसपास नहीं होती। जो भी चीज़ उठाओ उसका वज़न लगभग उसके आकार के अनुपात में ही होता है। हर चीज़ ज़मीन की ओर खींचती है, धरती की ओर। और ये मतलब पता नहीं, इस मामले में दिमाग को बदलना बहुत मुश्किल है। जैसे मान लो कुछ चीज़ को दूसरी जगह टांगना है ताकि संतुलन बदल सके। तुम सोचते हो कि इसे एक तरफ करना चाहिए, लेकिन असल में बिल्कुल उल्टा करना पड़ता है, क्योंकि इस उपकरण के लिए आयतन का केंद्र महत्वपूर्ण है, द्रव्यमान का केंद्र नहीं। और सब कुछ उसी के हिसाब से मापना पड़ता है, और तुम भूल जाते हो कि वहाँ यह उत्थान बल भी है। हाँ, आर्किमिडीज का बल। सब कुछ बिल्कुल अलग है कुल मिलाकर। हाँ, धीरे धीरे आदत छूट जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ, जब तुमने एरोनोवा में काम करना शुरू किया था, उससे पहले और बाद में क्या तुम्हारा विश्वास विशेष रूप से एयरशिप में एक ऐसे परिवहन के रूप में जो आ सकता है और मजबूत हुआ है? और एयरशिप में विश्वास तो मजबूत होता ही है, साथ ही टीम में भी। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे पास बहुत मजबूत टीम है। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो पूरी ज़िंदगी एयरशिप निर्माण में लगे रहे हैं। हाँ, उनके पास वाकई ज़बरदस्त अनुभव है। देखिए, वे बहुत कुछ जानते हैं, और मैं जैसे देख सकता हूँ कि इससे कुछ असाधारण निकल सकता है। अब ख़त्म करना चाहिए। हाँ, हम अब ख़त्म कर सकते हैं। आज हमने अच्छा काम किया। क्या कोई शुभकामनाएं हैं हमारे दर्शकों के लिए, या शायद अपने क्षेत्र के साथियों के लिए? दर्शकों के लिए हमेशा बेहतर की उम्मीद रखें, हर चीज़ में आगे बढ़ें, अच्छी चीज़ों के लिए और एयरशिप्स के लिए भी। बस हाँ। तो इसी के साथ शायद हम समाप्त करें। मैं तुम्हारा इस इंटरव्यू के लिए और जो समय तुमने हमें दिया उसके लिए धन्यवाद करता हूँ।
और तुम्हें भी इंटरव्यू के लिए धन्यवाद, अच्छी बातचीत हुई। दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इतना ही। उन सभी का धन्यवाद जो हमारे ये वीडियो देखते हैं। ज़रूर अपनी प्रतिक्रियाएं दें, कमेंट्स लिखें और ये भी बताएं कि अगली बार इस पॉडकास्ट में किसे देखना चाहेंगे, और हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। सबको अलविदा, धन्यवाद।